Hi Brainies and welcome back to the channel. I hope you guys are doing super well and studying properly for your exams. I am your Brainy mentor and today we'll be doing our chapter number 1 of Indian economy, that is Indian economy on the eve of independence. So जो आपकी पूरी इंडियन इकोनॉमी है ये मैं आपको नोट्स से ही करवाऊंगी क्योंकि नोट्स मैंने बहुत इजीली लिखी है एंड आपकी इंडियन इकोनॉमी सबसे इजी बुक होती है. आराम से करेंगे, धीरे धीरे पूरे चैप्टर को समझेंगे एंड कंप्लीट भी करेंगे. सो लेट्स बिगिन. इन नोट्स की पीडीएफ विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक आउट एंड मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगी, यू कैन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड सी इट. सो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ओवरऑल फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जब हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, दैट वी विल बी स्टार्टिंग. सबसे पहला पॉइंट आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब बहुत कम ग्रोथ थी या फिर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी. सो दैट मीन्स शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम. क्या बोला गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. मतलब कुछ भी नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, सिर्फ हमको एक्सप्लॉइट ही किया. ठीक है. अब आगे बोला गया कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज वेरी लो. मतलब हमारा जो आउटपुट था वो भी बहुत लो होता था एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी बहुत लो था. एपिडेमिक्स और फेमाइंस बहुत कॉमन थे. एपिडेमिक्स क्या होते हैं? जब मतलब डिजीजेस फैल रही है. एंड फेमाइंस क्या होते हैं? जब खाने की कमी होती है. तो ये सब बहुत कॉमन था. ठीक है. अब आगे क्या बोला गया है? सेकंड, हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हो गया स्टैग्नेंट इकोनॉमी. सेकंड पॉइंट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी. बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो बहुत कम था. सो बोला गया कि ज्यादातर पॉपुलेशन पुअर थी, जिनके पास ना खाना था, ना अच्छे से क्लोथिंग थी, ना ही शेल्टर था. नो सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी. ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो ख़त्म ही हो गई थी. ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्या किया था? ख़त्म ही कर दिया था. ठीक है. अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. उस टाइम पे क्या था? इंडिया वॉज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. अभी भी इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है एंड एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. तो उस टाइम पे 72% ऑक्यूपेशन क्या थी? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड थी. तो 72% एंगेज इन एग्रीकल्चर, इट इंडिकेट्स बैकवर्डनेस. कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी 50%. देखो 72% लोग थे एंगेज एग्रीकल्चर में, बट हमारा पास कितना मतलब जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 50%. तो हम क्या कह सकते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी थी, बहुत कम प्रोडक्टिविटी थी और जीडीपी में भी प्रोडक्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन थी तो बहुत कम थी. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रॉयड बाय डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज. मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? कुछ ऐसी पॉलिसीज ली थी जिसकी वजह से क्या हुआ था? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल ही खत्म हो गया था. उस टाइम पे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कौन सा था? इट वॉज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है. अब स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी. एंड हैवी इंडस्ट्री जो थी उसमें बहुत स्लो ग्रोथ थी, बहुत छोटी सी ग्रोथ थी. एंड हम क्या थे? वी वर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन. इंडिया जो था, इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करता था ब्रिटेन को एंड इंडिया को वहां से क्या मिलती थी? फिनिश्ड गुड्स मिलती थी, जो कि बहुत हाई प्राइस में मिलती थी. ठीक है. अब अगला पॉइंट आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स. सब कुछ इम्पोर्ट ही होता था. क्या क्या चीजें इंपोर्ट होती थी? मशीनरी, इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन, डिफेंस इक्विपमेंट एंड कंज्यूमर गुड्स. मतलब हम सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल और वो सब हमारे यहाँ पर इंपोर्ट करते थे. ठीक है. अगला आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन. मतलब अर्बन एरियाज में जो लोग थे वो बहुत ही कम रहते थे. सो 1948 में क्या बोला गया कि 14% लोग थे जो अर्बन एरियाज में रहते थे, मतलब सिटीज में रहते थे एंड बाकी 86% रूरल एरियाज में ही रहते थे. अब जो रूरल एरिया के लोग थे उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती थी. एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती थी, दैट इज एग्रीकल्चर. उनका मेन क्या होता था? मेन यू कैन से ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर. उसके अलावा बहुत कम उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती थी. सो मेन रीजन फॉर पॉवर्टी यही था कि सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती थी. ठीक है. अब अगला पॉइंट आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. इंडिया वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. मतलब कि ना ही कैपिटलिस्ट थी ना ही सोशलिस्ट थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी एंड बैकवर्डनेस भी थी. ठीक है. ये पॉइंट समझ आ गए? फर्स्ट पॉइंट स्टैग्नेंट इकोनॉमी, सेकंड पॉइंट बैकवर्ड इकोनॉमी,
थर्ड, एग्रीकल्चर की डोमिनेंस. फोर्थ पॉइंट, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन. देन हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स. देन लिमिटेड अर्बनाइजेशन एंड सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. आई होप इतना क्लियर है. ठीक है. अब सेकंड हमारा टॉपिक आता है स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे एग्रीकल्चरल सेक्टर के क्या हालात थे. अब आपको पता ही है इंडिया वाज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे. सबसे पहला बोला गया कि लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी. पहला पॉइंट आता है कि प्रोडक्शन भी कम थी, मतलब टोटल आउटपुट जितना हो रहा था वो भी कम था, और प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के 1 हेक्टेयर पे जितना आउटपुट हो रहा है वो भी कम था. सो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है. अब क्या बोला गया कि जो हमारी प्रोडक्शन लो थी, हमारी प्रोडक्टिविटी लो थी, इसका मेन रीजन क्या था. सो इसका मेन रीजन ये था कि क्या रीजन था कि हमारे जो फार्मर्स थे उनके पास मीन्स नहीं थी एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू द टिलर्स ऑफ द सॉइल. मतलब फार्मर्स के पास जरूरी चीज़ें नहीं थी एग्रीकल्चर करने के लिए. एंड इंसेंटिव्स मीन्स मनी वगैरह, जो भी कैश वगैरह चाहिए होता है वो भी नहीं था टू द फार्मर्स. मतलब बहुत बुरे हालात थे उन फार्मर्स के. अब नेक्स्ट आता है पॉइंट, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम. उस टाइम पे जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था. इफ़ यू आर अ हिस्ट्री स्टूडेंट तो मैंने आपको बताया था अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. अगर नहीं पता कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. तो क्या बोला गया, सबसे पहले ज़मींदारी सिस्टम आता था. तो ज़मींदारी सिस्टम बेसिकली होता क्या कि वील बी हायरिंग अ ज़मींदार जो कि रेवेन्यू इकट्ठा करेगा और जाके कंपनी को दे देगा, ब्रिटिश कंपनी को दे देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है. सो देयर वाज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग गवर्नमेंट, ओनर एंड टिलर ऑफ द सॉइल. गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स, ओनर कौन थे, जो मतलब ओनर्स थे ज़मींदार, एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल जिनकी असली में ज़मीन थी, बट वो क्या करते थे, वो सिर्फ टिल करते थे, मतलब उगाते थे उसमें. एंड सारा पैसा कहाँ जाता था, ओनर्स के पास या फिर गवर्नमेंट के पास. सो जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड्स. प्रॉफिट्स जनरेटेड वेंट टू द जमींदार एंड नॉट कल्टिवेटर. मतलब जो इंसान मेहनत कर रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा, पैसा कहाँ जा रहा है, टू द परमानेंट ओनर, जिसको टाइटल दिया था जमींदार्स को टाइटल दिया था परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड. उनके पास सारा पैसा जा रहा है ऑल्दो वो कुछ कर ही नहीं रहे. तो जमींदार्स वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू. तो मतलब फिक्स उनको पैसा देना पड़ता था कि हाँ हमने इतना टैक्स इकट्ठा किया है. एंड जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ सॉइल एज दे कुड. मतलब जितना मर्जी वो पैसा ले सकते थे, उनकी मर्जी, जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करो, जो करना है करो, बस पैसा लेकर आओ. ठीक है. अब इम्प्लीकेशंस ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसका क्या हुआ, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम के. तो बोला गया एक्सप्लॉइटेशन बहुत होगी. टिलर्स ऑफ जो सॉइल थे, जो मतलब फार्मर्स थे, उनके बहुत एक्सप्लॉइट किया गया. एंड लैंड रेवेन्यू के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, एविक्शन ऑफ टिलर्स ऑफ द सॉइल. मतलब बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आते थे. एंड टिलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस फार्मर्स. लैंडलेस फार्मर्स मतलब उनका, जब वो पैसे नहीं दे पाते थे तो उनका जो लैंड था उसको काबू में कर लिया जाता था, उसको हथिया लिया जाता था. दैट मीन्स लैंडलेस फार्मर्स उनको बनाया जाता था. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब कि पहले जो लोग एग्रीकल्चर करते थे दैट वाज सबसिस्टेंस कल्टीवेशन, मतलब अपने लिए ही उगाते थे एंड मतलब बेचने के लिए नहीं उगाते थे. तो यहाँ पर क्या होता है, देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस कल्टीवेशन टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर मार्केट. ठीक है. मतलब क्या था कि अब क्या होगा, आप अपनी सबसिस्टेंस के लिए नहीं, अपने लिए नहीं उगाओगे, यू विल बी ग्रोइंग फॉर मार्केट. कैश क्रॉप्स उगाओगे. कैश क्रॉप्स वी हैड कॉटन, आपको पता ही होगा अबाउट कॉटन एंड इंडिगो. ठीक है. सबसिस्टेंस कल्टीवेशन की डेफिनेशन देख लो, कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ठीक है. सो फार्मर्स को फोर्स किया गया, दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो. एंड और क्या बोला गया, इनकी ना क्रेडिट नीड्स को बढ़ाया गया, ताकि जिससे क्या हुआ, मतलब देखो क्या बोला गया, इंडिगो से क्या हुआ, जब ये इंडिगो उगाते थे तो इनको पैसा ज़्यादा चाहिए होता था इंडिगो उगाने के लिए. इससे क्या होता था, लोग क्या होते थे, फार्मर्स डेब्ट में चले जाते थे, कर्जे में चले जाते थे. ठीक है. सो दैट मीन्स फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती थी. देयर वाज नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर. एग्रीकल्चर डिपेंडेड ऑन
ऑन रेनफॉल एंड देयर वर नो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. बारिश हो रही है तो ठीक है एग्रीकल्चर है, बारिश नहीं हो रही तो एग्रीकल्चर भी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल. मतलब कि एक डिफरेंस था. क्या बोला गया? ओनर्स शेयर्ड आउटपुट बट नॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स. ओनर्स कौन थे? ओनर्स मतलब जमींदार, जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो जमींदार क्या करते थे? उनका मेन काम होता था कि जो प्रोडक्शन का आउटपुट होगा वो हम शेयर करेंगे, बट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शेयर नहीं करेंगे. एंड उनका मेन मोटिव यही था कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे. जबकि जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे बस उनको उतना ही दिया जाता था जिससे उनका गुजारा हो जाए. उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे. दे हैड नो एनफ रिसोर्सेज. ठीक है. नेक्स्ट आर द स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. ये स्मॉल मतलब छोटे छोटे खेत होते थे एंड फ्रैगमेंटेड मतलब दूर दूर एरिया पे होते थे, जो कि बहुत अनइकोनॉमिक होता था, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होता था. एंड इससे क्या होता था? इट यील्डेड लो आउटपुट एट अ हाई कॉस्ट. पैसा तो उतना ही लग रहा है बट आउटपुट थोड़ा हो रहा है. ठीक है. आगे आता है सबसिस्टेंस आउटलुक. देखो सो उस टाइम पे ना मेन फोकस जो फार्मर्स थे उनको सिर्फ सबसिस्टेंस तक ही ग्रो करते थे, तो उनका आउटलुक भी वैसा ही था. ठीक है. अब अगला हमारा टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में क्या बोला गया? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टर्म डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जो हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडस्ट्री का सेक्टर था उसका जो स्टेटस था उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन. मतलब इंडिया क्या करेगा? इंडिया एक्सपोर्ट करेगा अपना रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट करेगा जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आएंगे. ठीक है. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? इससे जो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन होगी एंड ब्रिटिश गुड्स इंडिया के मार्केट में आ गई. सो पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट. ठीक है. अब पहला हमारे पास पॉइंट आता है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. मतलब ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट. क्या मतलब? जो टैक्सेस थे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा लगा दिए गए, जिससे क्या हुआ? जिससे बहुत ज़्यादा यू कैन से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ. ठीक है. अब सेकंड आता है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. सो इस टाइम पे क्या होता है? कॉटन मिल्स, जूट मिल सेटअप की गई एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट याद कर लेना, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 1907 में सेटअप हुई थी. एंड इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी. कैपिटल गुड्स आपको पता ही है. सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड वाज वेरी लो. जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीवीए. इन पे मतलब इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था टू द जीडीपी. ठीक है. और बोला गया स्टेट पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड. मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टेट की बहुत कम पार्टिसिपेशन होती थी. ठीक है. अब फोर्थ हमारा टॉपिक आता है फॉरेन ट्रेड. सो इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम्स. इंडिया का स्टार्टिंग से ही बहुत पुराने टाइम से इंडिया वाज वेरी फेमस. आपको पता है इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे. इंडिया बहुत कुछ ट्रेड करता था. एंड द रोमन्स यूज्ड टू कॉल इंडिया द सिल्क ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन. मतलब सारा पैसा आकर इंडिया में ही आता है. सो अब क्या होता है? इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और जो भी ब्रिटिशर्स अपनी फिनिश्ड गुड्स लेकर आते थे वो इंडिया में ही लेके आते थे. और सेकंड पॉइंट आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. So more than 50% of India's foreign trade was directed towards Great Britain. सारे की ट्रेड कहाँ जाती थी? ब्रिटेन की तरफ जाती थी. एंड 1869 में स्यूज कनाल बना दी गई. इंपॉर्टेंट डेट अगेन, स्यूज कनाल बना दी गई जिसके वजह से ट्रेड बहुत ईजी हो गया विद ब्रिटेन. एंड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू बी विद इन इंडिया एंड ब्रिटेन. मतलब इंडिया और किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकता एक्सेप्ट ओनली ब्रिटेन. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश. सो ट्रेड सरप्लस वाज यूज्ड टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश. जो भी पैसा ज़्यादा होता था उससे क्या होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं वो भरे जाते थे. एंड जो वॉर्स वगैरह लड़ती थी ब्रिटिश उसके एक्सपेंसेस, उसका खर्चा भरा जाता था. क्लियर. अब आता है फिफ्थ टॉपिक, दैट इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल. तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में फर्स्ट पॉइंट आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट. उस टाइम पे हमारा बर्थ रेट भी बहुत था, डेथ रेट भी बहुत था. सो क्या बोला गया? पर 1000 लोगों में 48 बच्चे पैदा होते ही होते थे. एंड
पर 1000 लोगों में कम से कम मिनट के अंदर 40 पीपल दे यूज टू डाई. सो हाई डेथ रेट सजेस्ट अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री. पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, पॉवर्टी भी बहुत बढ़ रही थी. अब इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, मतलब इन्फेंट्स क्या होते हैं, जो 1 ईयर की एज से छोटे बच्चे होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है. सो क्या बोला गया, डेथ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट होता क्या है, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ. 100 बच्चे जो पैदा होते थे उनमें से कितने बच्चे डाई होते थे. सो पास्ट में होते थे 218 चिल्ड्रन पर 1000, अब कितने होते, सिर्फ 33. सो क्या बोला गया, हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट से क्या होता था, हेल्थ केयर, इसका क्या मतलब होता था कि हेल्थ केयर बहुत पुअर है इन आर कंट्री. दिस वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली. नेक्स्ट आता लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि उस टाइम पर बंदे की उम्मीद थी कि वो सिर्फ 32 ईयर्स तक ही जिएगा, बट नाउ वी हैव कि हाँ 69 ईयर्स तक तो जी सकता है. सो क्या बोला गया, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेने के लिए भी पैसा कम है. ठीक है. अब अगला आता है लिटरेसी रेट, जो कि बहुत कम था, दैट वाज जस्ट 16%, जिससे पता चलता है कि इंडिया वाज वेरी बैकवर्ड एट दैट टाइम. एंड फीमेल लिटरेसी रेट भी 7% था, जिसकी वजह से क्या पता चलता है, जेंडर बायस आपको पता है, मोर फोकस ऑन मैन, मतलब लेडीज पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होना. ठीक है. अब आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि प्रिंसिपल सोर्स कौन सा था, एग्रीकल्चर. तो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन कहाँ पर होता था, एग्रीकल्चर में. देन वी हैव इंडस्ट्री विच वॉज एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन. एंड थर्ड वी हैव द सर्विस सेक्टर. ये आपको परसेंटेज याद नहीं करनी, दिस विल नॉट कम इन द एग्जाम. अब 7th एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, infrastructure refers to the elements of economic change and elements of social change which serve as foundation for growth and development of a country. कुछ ऐसी social या फिर economic changes जिससे हमारी country की growth and development होती है. So elements of infrastructural change, पहले railways आए in 1950, याद रखना कब आए. then ports, मतलब ships वगैरह जहाँ पर होती थी. then post and telegraph and roads. clear. अब लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. ये आपको पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश रूल का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ. पहला इम्पैक्ट क्या हुआ, पहले जो फार्मर्स थे ना वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, सिर्फ अपने गुजारे के लिए, बट उनका आउटलुक चेंज हुआ एंड दे शिफ्टेड टू कमर्शियल फार्मिंग. ठीक है. सेकंड क्या था, एम्प्लॉयमेंट की और अपॉर्चुनिटीज मिली. और क्या था, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस मतलब खाने की जो कमी होती थी, सूखा वगैरह पड़ता था, उस पर भी कंट्रोल आ गया. और पहले जो था बिफोर ब्रिटिश रूल, हमारे पास कौन सा सिस्टम होता था, वी हैव बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. बट ब्रिटिशर्स के आने से वी गॉट द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज विच इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. ठीक है. लास्ट आता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर. एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंट सिस्टम क्या मतलब है इसका, कि पहले हम राजा महाराजा के टाइम पर थे, बट जैसे ब्रिटिशर्स आए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा हो गया. क्लियर. गाइज विद दिस हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है. योर दिस बुक इज वेरी इजी. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक बहुत इजी है, जल्दी से इसको कवर करेंगे. इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी मैं पार्ट्स करवा दूंगी आपको इन बिटवीन, और हम अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करेंगे. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. You are at Brainy Mentor. Have a great day.